बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग टॉर्क। तो टॉर्क का जो फर्स्ट हाफ है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब टॉर्क का जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे और दैट इज़ टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो बेटा टॉर्क की डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशंस पढ़ ली, क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस पढ़ ली, टॉर्क का यूनिट पढ़ लिया, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ लिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव टॉर्क कब लिया जाता है और नेगेटिव टॉर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हमारी बुक में टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी फाइंड आउट किया गया। तो आज इस मेथड को हम लोग देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे एक रिजिड बॉडी। इस शेप में हमारे पास एक रिजिड बॉडी ली गई है बुक में। अगर आप इसको देखें तो ये रिजिड बॉडी बेसिकली आपके पास ऐसी बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सच अ बॉडी एट विच इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ दैट बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डज नॉट चेंज। जैसा कि इस वक्त मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर के 2 पॉइंट्स के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, इनके दरमियान में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो दैट इज़ अ रिजिड बॉडी। तो सिंपल यहाँ पे केस लिया गया रिजिड बॉडी का। इस रिजिड बॉडी में यहाँ पे पिवट बना दिया गया है और इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाई जा रही है विच इज़ एट सम एंगल थीटा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाती है फोर्स और ये हमारे पास इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का बनेगा पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसका बनाना चाहते हैं तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो है बेटा ये बन जाता है यहाँ पे आर। अब अगर इस केस में हम लोगों ने टॉर्क फाइंड आउट करना है, जबकि ये हमारा पिवट पॉइंट है जिसे हम लोग ओ भी कह दिया करते हैं, तो पिवट पॉइंट के अबाउट जब आपके पास ये बॉडी रोटेट करेगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन दिस केस। अब बेटा टॉर्क का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। उस पर जाने से पहले हमने चूंकि इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तैयार करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने इस टॉपिक को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे जी लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी which is pivoted at point P and force F is applied at some angle theta with पोजीशन वेक्टर आर। तो बेटा पोजीशन वेक्टर आर के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे लिया जा रहा है थीटा। अब आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा कि जब भी इस केस में हम लोगों ने टॉर्क फाइंड आउट करना होता है तो बेसिकली टॉर्क एक तो हमारे पास सिंपल, अगर हमें थीटा गिवन हो तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ करके हम लोग आर एफ साइन थीटा से टॉर्क ले लिया करते हैं। अगर डायरेक्टली हमारे पास थीटा गिवन हो। यहाँ पे उसने हमें बाकी 2 मेथड सिखाए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 मेथड्स होंगे टॉर्क फाइंड आउट करने के। टॉर्क कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से हम लोग यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा नंबर 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी विल टेक द वेक्टर आर और F को रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम लोग वो फोर्स ले लें विच इज़ परपेंडिकुलर टू R। तो बेटा जब हमने फोर्स को रिजॉल्व करना है वी विल रिजॉल्व फोर्स F बाय टेकिंग आर वेक्टर एज अ रेफरेंस। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे आर वेक्टर को एज अ रेफरेंस कंसीडर कर लेना है और फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है। अब आर को जब मैं रेफरेंस लूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा एक रेफरेंस जो कि आर है। अब इस रेफरेंस पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास नज़र आ रहा है फोर्स का, दिस इज एंगल थीटा।
जो फोर्स का और आर के दरमियान का एंगल है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल कैसे लिया जाता है, ये हम लोगों ने पहले भी बात शेयर की थी। बाय ज्वाइनिंग देयर टेल्स, या तो मैं एफ को उठा के आर की टेल पे रख दूं तो इन दोनों के दरमियान का एंगल मिल जाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर को रेफरेंस बना लेंगे और उस रेफरेंस के साथ जो दूसरे वेक्टर का एंगल है वो हमारे पास बन जाएगा उसका दोनों के दरमियान का आने वाला एंगल। तो बेटा इस केस में मैं फोर्स को जब रिजॉल्व करता हूं तो रेफरेंस के ऊपर जो फोर्स का कंपोनेंट बनता है दिस इज एफ कॉस थीटा, जो कि इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा। और यहाँ पे जो रेफरेंस के परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट बनेगा दिस विल बी एफ साइन थीटा, जो कि हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट है। अब बेटा आप लोग देख सकते हो जब फोर्स हमारे पास आर के कंप्लीटली परपेंडिकुलर नहीं थी तो फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट आ रहा है जो आर के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवाएगा रोटेशन। आप लोग इसको उठा के यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारे फोर्स का कंपोनेंट है एफ साइन ऑफ थीटा, दिस विल कॉज द रोटेशन इन दिस बॉडी। तो यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एफ को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। वी विल रिजॉल्व फोर्स एफ बाय टेकिंग आर एज रेफरेंस। एफ फोर्स एफ इज रिजॉल्व into its x component and y component, rectangular components में हमने रिजॉल्व कर दिया। and we see that f sin theta is perpendicular to r। f sin theta बेटा हमारे पास perpendicular to r है एंड विल कॉज रोटेशन। ये यहां पे हमारे पास रोटेशन पैदा करेगा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। तो आर मैग्नीट्यूड इंटू एफ साइन ऑफ थीटा को सिंपली हम टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था जिसमें हम लोगों ने रिजॉल्व किया फोर्स को। ठीक है, तो यहां पे आप लोग इसकी हेडिंग भी डाल सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो सिंपली आप इसकी हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यहां पे हम लोगों ने फोर्स को रिजॉल्व करके टॉर्क फाइंड आउट किया। अब इसी रिजिड बॉडी के केस में अगर हम चाहते हैं कि हम फोर्स को रिजॉल्व ना करें, हम चाहते हैं यहाँ पे हम रिजॉल्व कर लेते हैं आर को, फोर्स को एज इट इज लेते हैं, तो फिर आर का वो कंपोनेंट लेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। या तो बेटा एफ का वो कंपोनेंट लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू आर, या फिर आर का वो कंपोनेंट लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए या डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक को रेफरेंस बना लेते हैं और दूसरे की रेजोल्यूशन कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप लोगों के सामने शेयर किया है। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो दिस इज बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर को बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब आर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे हम यहां पे कि टॉर्क कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय टेकिंग फोर्स एफ एज रेफरेंस एंड रिजॉल्विंग आर। तो बेटा आर जो वेक्टर है हम उसको भी रिजॉल्व करके और फोर्स वेक्टर को रेफरेंस लेके वी कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो अब यहाँ पे वही रिजिड बॉडी दोबारा बनाएंगे। उसी तरीके से वो रिजिड बॉडी हम लोगों ने यहाँ पे बना ली और इस रिजिड बॉडी के अंदर अब प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो है
वो हम एक नए अंदाज से निकालेंगे, और वो हमारा तरीका क्या है कि वी विल रिजॉल्व फोर्स, बल्कि अब हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे आर वेक्टर को। तो बेटा जब एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने दूसरे वेक्टर को रेफरेंस बना लेना, दोनों में से एक को रेफरेंस बना लेते हैं। अब चूंकि हम लोग आर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस बेटा किसको बना लेंगे, वी विल टेक फोर्स एज रेफरेंस। हम लोग फोर्स को यहाँ पे बना लेंगे रेफरेंस और रिजॉल्व कर देंगे आर को। तो फोर्स को अगर मैं रेफरेंस यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो ज़रा देखिएगा बेटा, डायग्राम एज इट इज़ वही रखनी है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वही आर वेक्टर है और ये उसी तरीके से हमारे पास एफ वेक्टर है जो कि एट एन एंगल ऑफ थीटा लग रहा है। जब आर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को, फोर्स को यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे एज अ रेफरेंस। तो बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस बना लेंगे और इस रेफरेंस पे हम आर वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि रेफरेंस के ऊपर जो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, रेफरेंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर बनेगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, आर साइन ऑफ थीटा, और जो रेफरेंस के ऊपर हमारे पास आर का कंपोनेंट बन रहा है, ये हमारा बन रहा है आर कॉज ऑफ थीटा। अब आप यहाँ पे वाज़े देख सकते हैं कि हमारे पास जो आर साइन थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू आर, दिस इज परपेंडिकुलर टू एफ। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास आर का ये वो कंपोनेंट निकल आया विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। तो ये थोड़ी सी डायग्राम में चेंजिंग है। अगर आप चाहें तो आप आर वेक्टर को यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ये आर का वो कंपोनेंट हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। तो ये अगेन ये भी आर साइन थीटा होगा। आप इधर भी बनाना चाहें यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बनाना चाहें यहाँ भी बना सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम इजी लगती है। मेथड यही है, मेथड कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हम बता देंगे फ्रॉम डायग्राम we see that component of R vector perpendicular to force F is R sin theta। तो वो कंपोनेंट जो हमारे पास F के परपेंडिकुलर है बेटा, वो कौन आया, R sin theta। we can find, या फिर वी कैन टेक टॉर्क एज टॉर्क इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ। तो आर का वो कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर है, मैंने वो ले लिया और साथ मल्टीप्लाई कर दिया एफ के मैग्नीट्यूड को। तो बेटा यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास टॉर्क जो है बेटा वो इस वक्त स्केलर फॉर्म में देखा जा रहा है। तो ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, इनको आप आर साइन थीटा इंटू एफ लिखें या आर एफ साइन थीटा लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो टॉर्क और रिजिड बॉडी फाइंड आउट करना हमारे लिए इंतहाई आसान है। सिर्फ इसमें आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको लाजमी अटैम्प्ट करना है, या अगर शॉर्ट में आ जाए कि हाउ टॉर्क कैन बी फाउंड ऑन अ रिजिड बॉडी। तो टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी के लिए आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको थोड़ा स्क्वीज करके आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप कंप्लीटली इसको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। तो बेटा ये हमारा टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी वाला केस था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर लिया। अब इस टॉपिक के लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर हुई है जो कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाके हमारी डिटेल डिस्कस होनी है, लेकिन उसने चूंकि यहाँ पे डिस्कस कर दिया है तो मैं भी उसी को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ज़रा थोड़ी सी हम लोग तवज्जो डालते हैं। तो ज़रा देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचना है कि जब एक बॉडी होती है जिसका मैस m है, और मैस m क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज इनर्शिया। अच्छा जी, अब इस बॉडी के ऊपर जब एक फोर्स लगती है तो उस फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर मोशन पैदा होती है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है d। तो ये हमारे पास फोर्स का लीनियर इफेक्ट है, और हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर ये वाला केस बना करता है कि जब बॉडी के सेंटर ऑफ मैस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो
तो वहाँ पे लीनियर मोशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमने केसेस डिस्कस किए उनके अंदर हम क्या करते हैं कि ये एक बॉडी है, जब इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं F, तो इसके अंदर लीनियर मोशन पैदा नहीं होती। यहाँ पे हमने बॉडी को पिवट किया होता है और फोर्स F लगाने से इसके अंदर प्रोड्यूस होती है रोटेशन। तो जब भी रोटेशन का केस आएगा या फिर एंगुलर मोशन जब भी होगी, तो बेटा एंगुलर मोशन में फोर्स नहीं देखी जाएगी। एंगुलर मोशन में वी विल कंसीडर मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कंसीडर किया जाएगा जो कि हमारे पास क्या होता है? टॉर्क। तो एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह पे फोर्स को रिप्लेस कर देगा कौन? टॉर्क। और इस केस में हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल्स टू ma, जिसके अंदर m जो है वो इनर्शिया था, जिसे हम लोग मास ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और a जो है दैट वाज लीनियर एक्सेलरेशन, इट वाज लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन a जो है ये किसके बराबर होता है? vf माइनस vi/t। तो ये चीज़ हम पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब एंगुलर मोशन में फोर्स की बजाय कौन आ गया? टॉर्क। इसका मतलब जब टॉर्क एक्ट कर रहा है तो बॉडी के अंदर अब लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एक ऐसा एक्सेलरेशन पैदा होगा जो कि एंगुलर कहलाएगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये बराबर होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा i/t। अब ओमेगा बेटा इसमें ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो कि हमारे पास ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अब ये केस वो है कि जब एक बॉडी रेस्ट में है, पंखा रेस्ट में है, हमने फोर्स लगाई, फोर्स काउंट नहीं होगी, काउंट होगा टॉर्क। जब हमने फोर्स लगाई और हमारे पास फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट आ गया, इस केस में जब फोर्स लगाई और टर्निंग इफेक्ट आ गया या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया, तो फिर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं फोर्स की बजाय टॉर्क और लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये बॉडी स्पीड अप होना शुरू हो रही है। जैसे जैसे बॉडी स्पीड अप हो रही है, इसकी कौन सी स्पीड बढ़ रही है? इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ रह गई है सिर्फ, वो है इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कंसीडर हुआ था, तो सर्कुलर मोशन में हम इनर्शिया की बजाय यहाँ पे कंसीडर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे इनर्शिया सिंपली नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पे हम क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो बराबर हो जाता है m/r² के। बेटा चैप्टर 5 में जाके वी विल डिस्कस दीज टर्म्स इन डिटेल। तो चैप्टर 5 में हमारे पास ये टर्म्स जो है वो डिटेल से डिस्कस होनी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इंफॉर्मेशन देना बड़ा ज़रूरी था तो मैंने आपके सामने इन चीज़ों को शेयर कर लिया। अब बेटा जो F इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशन है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फोर्स की जगह पे टॉर्क आ गया, मास की जगह पे I आ गया जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। बाकी केसेस जो हैं इसके और एंगुलर एक्सेलरेशन के, दे ऑल विल बी सेम। जब कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी तो हम कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 तो हम कहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। सिमिलरली हम यहाँ पे कहेंगे कि व्हेन नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी कांस्टेंट, और जब एंगुलर वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ दो इक्वेशंस का मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया। एक हमारे पास F इज इक्वल टू ma जो कि फोर्स की इक्वेशन है फॉर द लीनियर मोशन, और दूसरी इक्वेशन मैंने आपके साथ शेयर की है जो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा है। ये फोर्स को हम लोगों ने फोर्स का एनालॉगस ले लिया
एनालॉगस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो एनालॉगस ऑफ फोर्स है, मुतबादिल है फोर्स का, फोर्स की बजाय, अब सर एंगुलर मोशन में फोर्स की बजाय क्या ले लिया जाता है, टॉर्क, और मास की बजाय, इनर्शिया की बजाय ले लिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय ले लिया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने माइंड में रख लें तो ये टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली इक्वेशन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। अब इसके हवाले से जो डिटेल डिस्कशन है बेटा, ये याद रखिएगा, ये चैप्टर 5 में जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होगा और बड़ी आला चीज़ें वहाँ पे आप लोग इससे सीखेंगे, बड़ी अच्छी बातें आप लोग वहाँ पे इससे ज़रूर सीखेंगे। तो ये टॉपिक अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग आज के लेक्चर को थोड़ा सा, इसको मैंने सिर्फ टॉर्क को कंप्लीट किया है, मैंने इसमें किसी किस्म का और कोई चेंज नहीं किया। तो इसमें मैंने नया टॉपिक भी कोई स्टार्ट नहीं किया, जो चीज़ें बुक में हैं एज इट इज़ आप लोगों के सामने शेयर की हैं, बस ज़रा थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा बोर्ड में कभी भी सही लिखे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोग सही भी लिखेंगे और बेस्ट भी लिखेंगे तो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, अदरवाइज़ आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो बोर्ड में आप जब भी थ्योरी के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो आप सिंपल बुक छाप दें, कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने बुक का मटेरियल लिखना है, बुक की सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन उनको अपने अंदाज से हेडिंग्स के साथ और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ और डायग्राम्स के साथ, ऐसी डायग्राम्स बनाएं कि आपको वो फ़ौरन जो है वो बातें पिक कर जाए एग्जामिनर जो है। डायग्राम्स बेटा मेरी बात याद रखना कि डायग्राम्स और इक्वेशंस जितनी अच्छी होंगी, एग्जामिनर उन चीज़ों को पहले देख लेता है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो जितना अच्छा प्रेजेंट हुआ होगा टॉपिक, डायग्राम्स और इक्वेशंस बहुत अच्छी की हुई होंगी, अंदर आपने एक्सप्लेनेशन उनकी दी भी है, तो कोई 1-2 पॉइंट उसमें बड़े काम के होते हैं जो वो ज़रूर पढ़ता है, अदरवाइज़ थ्योरी नहीं पढ़ी जाती। ओवरऑल टॉपिक देखा जाता है कि किस तरीके से आप बात को लेके चलें। तो आप इस तरीके से इंशाल्लाह चीज़ों को अटैम्प्ट करें। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, लास्ट वाले पैराग्राफ में आप ये इक्वेशन लिख देंगे और ये वाली बात लिख देंगे तो वो भी काफ़ी रहेगी। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए दोनों केसेस को कंपैरिजन में लाया हूँ आपके सामने। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, इसको प्रिपेयर करें। आफ्टर दैट आप लोग इनके एमसीक्यूज़ को लाजमी अटैम्प्ट करें, टॉर्क के जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लगवाई हुई है वहाँ से। तो जितना अच्छा आप अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल गेट द रिज़ल्ट स्ट्रांगली। आप लोग पॉजिटिव आप लोग रहेंगे इसमें और आपका कंसेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा। तो इस हवाले से आप लोग अपनी कोशिश कीजिएगा और लाइव डिस्कशन के अंदर अपने क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ बहुत सारे जो आपके सामने हैं वो ज़रूर निकाल के रखें, उनकी पिक्चर्स लेके रखें। तो लाइव डिस्कशन में इंशाल्लाह हम आप लोगों से वो शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।